हेलो वन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या हमने स्टार्ट किया था हमारा कंपनी सेट का सेक्शन 139। सेक्शन 139 ने बात करी थी अपॉइंटमेंट के बारे में। ठीक है जी, हमने पढ़ा था कि भाई एक कंपनी के अंदर गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी दोनों ही कंपनी के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर दोनों का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई अपॉइंटमेंट के बाद अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपॉइंटमेंट के बाद कंपनी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, इसके बाद मैंने आपको बोला था सेक्शन 139 के अंदर सिर्फ यही बातें नहीं लिखी गई हैं, इसके अलावा भी इसने बात करी है कैजुअल वैकेंसी के बारे में, इसने बात करी है रोटेशन के बारे में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैजुअल वैकेंसी के साथ कि भैया ये कैजुअल वैकेंसी क्या है। सेक्शन 130 ने बोला कि एक गवर्नमेंट कंपनी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो उसको फिल कैसे करेंगे। तो पहले समझने वाली बात यह है कि एक कैजुअल वैकेंसी होता क्या है। बेटा देख, सेक्शन 139 ने ये बताया कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो मैं बोलूं 139 के अकॉर्डिंग आज ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है जी, हमने एक चीज पढ़ी थी कि इनके सबसे नॉन गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है 5 साल के लिए for the 5 AGM, right? And in a government company 1 साल के लिए होता है। क्लियर, ये पढ़ के आए थे। अब सोचो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो हो गया, उसने अपना टेन्योर मतलब वो 5 साल खत्म होने से पहले ही बीच में अपना ऑफिस छोड़ दिया, उसने उस कंपनी में एज ए ऑडिटर अपनी पोजीशन छोड़ दी। तो इसको हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी कि अपॉइंटमेंट हो गया था, ऑडिटर ने काम करना शुरू किया और बीच में ही अपना काम छोड़ दिया, इसको बोलते हैं भैया कैजुअल वैकेंसी। बात समझ पा रहे हो? इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे ऑडिटर जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। अब डिस्क्वालीफाइड क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हम सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उसमें एक पॉइंट था, हम सर्टिफिकेट लेते हैं कि भैया 141 सेक्शन 141 बात करता है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है जी, तो हो सकता है कि जब वो अपॉइंट हुआ था तो क्वालिफाइड था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से उसका वो कंडीशन ब्रीच हो गया। ये सारी कंडीशंस हम पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। उसके अलावा हो सकता है कि सीए था, आ रहा था कहीं से, रास्ते में उसको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, एनीथिंग, किसी भी रीजन की वजह से अगर ऑडिटर बीच में अपना काम छोड़ दे तो उसकी वजह से जो सिचुएशन जो वैकेंसी अराइज होती है इसको हम बोलते हैं भैया कैजुअल वैकेंसी। बात समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं कि कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेगा। बेटा अगर मैं बात करूं नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, अगर मैं बात करूं नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में तो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे कैजुअल वैकेंसी को। बेटा इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं? भैया फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे रीजन क्या दिया था, मैंने बोला था कि अभी अभी कंपनी बनी है, फटाफट ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो इसीलिए क्या किया, मेंबर्स के अलावा बोले चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तुम ही अपॉइंट कर लेना। सेम चीज जब कैजुअल वैकेंसी की बात है, काम शुरू हो गया था, ड्यूरिंग द ईयर ऑफिस वेकेट हो गया, तो फटाफट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, तो इसीलिए बोला मेंबर छोड़ो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंटमेंट कर देंगे। बात समझ पा रहे हो? पक्का से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब अपॉइंट करेंगे भैया? जिस दिन कैजुअल वैकेंसी हुई उसके 30 दिन के अंदर ऑडिटर का अपॉइंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बात समझ पाए? लेकिन किंतु अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। रेजिग्नेशन का क्या मतलब है कि अगर ऑडिटर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, बोल दिया कि मुझे यहाँ काम नहीं करना, तो इस केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर नाम रेकमेंड कर देंगे। उनके रेकमेंड करने के बाद
विद इन द 3 months। देखो पहला प्रोविजन सेम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर को, लेकिन उसके 3 महीने के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बेटा अगर रेजिग्नेशन का केस है तो इस केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई उसके 30 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे, लेकिन साथ में ही नेक्स्ट 3 months के अंदर, जिस दिन वो अपॉइंट कर देंगे उसे नेक्स्ट 3 months के अंदर उन्हें मेंबर से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन केस ऑफ द रेजिग्नेशन अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स इन जर्नल मीटिंग रिक्वायर्ड विद इन द 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड। जिस दिन बोर्ड अपॉइंट करेगा उसके 3 महीने के अंदर मेंबर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है कि मेंबर्स की भी जरा पूछे ऐसा क्या हो गया कि ऑडिटर ने बीच में रेजिग्नेशन दे दिया। हो सकता है ऑडिटर बहुत परेशान हो गया था मेंबर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, डायरेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे थे उसके साथ, तो हो सकता है इसलिए उसने रिजाइन कर दिया हो। तो रेजिग्नेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ऐसा भी क्या हो गया तुमने बीच में रिजाइन दे दिया। तो इसीलिए बोला अगर रेजिग्नेशन का केस है तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे 30 दिन के अंदर, लेकिन साथ में 3 months के अंदर अप्रूवल भी चाहिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे याद रखना जो ये 30 दिन है ये काउंट होंगे कहाँ से? कैजुअल वैकेंसी से, और जो ये 3 months है ये काउंट होंगे जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया उसके नेक्स्ट 3 months के अंदर अप्रूवल चाहिए। बात समझ पा रहे हो पक्का से? इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा भैया? सीएजी करेगा। कब करेगा? 30 दिन। कैजुअल वैकेंसी के अराइज होने के 30 दिन के अंदर सीएजी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर देगा, राइट? और अगर वो नहीं कर पाता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देंगे विद इन 30 days। अगर वो नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देंगे 30 दिन के अंदर। बात समझ पा रहे हो पक्का से? अब एक चीज बताना, ये वाला ऑडिटर कब तक ऑफिस हेल्ड करके रखेगा कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए? सपोज नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, 2 साल पहले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ था, उसने उसके बाद ऑफिस वेकेट कर दिया, मतलब अभी तक उसके 3 साल पड़े हुए थे। आज फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए एक दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। अब जो ये नया ऑडिटर आया है ये कब तक ऑफिस हेल्ड करके रखेगा? रिमेनिंग 3 साल के लिए, या फिर ये नेक्स्ट 5 years के लिए अपॉइंट करेगा, या कुछ और? बेटा ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ना ये कब तक रहेगा? नेक्स्ट एजीएम तक। उसकी अपॉइंटमेंट के बाद जैसे ही नेक्स्ट एजीएम होगी ना, नेक्स्ट एजीएम जैसे ही होगी वो अपना ऑफिस वेकेट कर देगा। बात समझ पा रहे हो पक्का से? तो कैजुअल वैकेंसी अगर ड्यूरिंग द ईयर ऑडिटर ने अपना ऑफिस वेकेट कर दिया अपना टेन्योर खत्म होने से पहले, उसको हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन ये कैजुअल वैकेंसी फिल करेगा? इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे, और इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी सीएजी करेगा। अगर सीएजी नहीं कर पाता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे नेक्स्ट 30 days के अंदर। बात समझ पाए? ऑफिस कब तक हेल्ड करके रखेगा? नेक्स्ट एजीएम तक। जब उसका अपॉइंटमेंट होएगा उसके बाद जो सबसे पहली एजीएम आएगी वहां पे ये ऑडिटर चला जाएगा और इसकी जगह कोई और ऑडिटर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है जी। वैसे अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आए हैं? फर्स्ट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद हमने पढ़ा कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है जी। वैसे एक बात बोलूं, तो एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर वाला तो बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। मेंबर्स करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी करेगा, बात खत्म। फर्स्ट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी में थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ भी मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, तुम ध्यान दोगे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब भी इन्वॉल्वमेंट आता है उनको खाली 30 दिन दिए गए हैं हर सिचुएशन में। फर्स्ट ऑडिटर के केस में भी, कैजुअल वैकेंसी के केस में भी, इवन गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी उन्हें हर जगह सिर्फ 30 दिन दिए गए हैं, हर जगह। देखो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये सिर्फ ट्रिक होती हैं कि आपको याद करने में ईजी हो जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां भी है वहां पे खाली उनके पास 30 दिन है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने के लिए। और दूसरी चीज, जहां भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंटमेंट करी है वहां पे उनका टेन्योर कितना रहता है ऑडिटर का? जब उनके अपॉइंटमेंट होते हैं उसके बाद जो एजीएम आती है वहां पे जाके उन्हें अपना ऑफिस वेकेट करना ही होता है। राइट? बात समझ पाए? चलो जी।
ये था आपका कैजुअल वैकेंसी, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया कैजुअल वैकेंसी के अंदर से, चाहो तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, राइट। चलिए अब आ जाते हैं 139 के नेक्स्ट प्रोविजन पे, जो कि है काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, डेट इज रोटेशन। सेक्शन 139 का सबसेक्शन 2 बात करता है रोटेशन के बारे में। किस चीज के बारे में बात करता है? रोटेशन के बारे में। रोटेशन पे जाने से पहले जरा एक चीज समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। बेटा जब आप सीएमए बन जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप करोगे जॉब या आप जाओगे अपनी प्रैक्टिस में, मतलब अपना ऑफिस खोलोगे, ठीक है जी, या फिर आप जाओगे प्रैक्टिस के अंदर। क्लियर? सेम थिंग सीए के केस में भी होती है। सीए बनने के बाद सामने वाले के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो जॉब करे वो प्रैक्टिस में चला जाए, जॉब करे तो बात खत्म। अगर प्रैक्टिस में जा रहा है तो यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है या फिर वो अपनी फर्म बना के काम कर रहा है। समझ रहे हो? ये फर्म वो अकेला भी कर सकता है या फिर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है। तो उसके पास ये 2 ऑप्शन है, ठीक है जी। जैसे ही आप सीएमए बनोगे आपको क्या होगा, आपके इंस्टीट्यूट के पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर आपका नाम डाल दिया जाएगा और आपको मेंबरशिप नंबर दे दिया जाएगा। हर मेंबर को एक नंबर दे दिया जाता है जो यूनिक नंबर होता है, ठीक है जी। सेम विद द सीए, उसका जैसे वो सीए बनता है उसके बाद उसका इंस्टीट्यूट उसको एक मेंबरशिप नंबर दे देता है, और अगर उसने फर्म बनाई है तो उस फर्म को भी रजिस्टर करवाना पड़ता है इंस्टीट्यूट के पास, और आपको फर्म का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है जी। ये बात समझ पा रहे हो? मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस में जाओगे तो सीए के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करे या वो फर्म बना के अपना काम करे, ठीक है जी। ये बात समझ पाए? अब आ जाओ प्रोविजन सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 पे, जो बात करता है रोटेशन के बारे में। पहले तो ये समझना कि ये प्रोविजन आया क्यों है। बेसिकली ये प्रोविजन क्या बोलता है, ये प्रोविजन को डर है कि कहीं किसी क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप ना हो जाए, इसीलिए ये प्रोविजन आया है। आप बोलोगे मैम क्या कहना चाह रहे हो? बेटा देख, पुराने कंपनीज एक्ट में ना ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ये सिर्फ नए कंपनीज एक्ट में आया है। भाई कई बार क्या होता है, कोई कंपनी है उसके अंदर सपोज कोई सीए है 20 साल से काम कर रहा है, कोई ऑडिटर 20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, तो होता क्या है क्लाइंट और आई एम सॉरी तो इस केस में होता क्या है कि भाई क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में ना बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाते हैं, यू नो फ्रेंड्स, भाई भाई। तो भाई इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सेक्शन 139 ने बोला कि कुछ स्पेसिफिक कंपनी में, हर कंपनी के अंदर नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंपनी में रोटेशन को अप्लाई कर देते हैं। रोटेशन को अप्लाई कर देते हैं, इसका क्या मतलब है कि भैया एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि एक सीए मैक्सिमम कितने टाइम के लिए किसी भी कंपनी में काम कर सकता है। उसके बाद वो जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद वो कंपनी को अपने सीए को रोटेट करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है जी। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन बोलता है कि स्पेसिफिक कंपनीज ने अगर किसी इंडिविजुअल को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है तो वो इंडिविजुअल मैक्सिमम एक टर्म के लिए, कितने के लिए? एक टर्म के लिए उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद उसे 5 साल तक के लिए उस कंपनी में वापस अपॉइंट नहीं कर सकते। वापस सुनना, अगर कंपनी ने किसी इंडिविजुअल को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है तो मैक्सिमम वो कंपनी उस इंडिविजुअल को एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकती है। कितने के लिए? एक टर्म के लिए। और एक टर्म जैसे ही खत्म होगा उसके 5 साल तक सेम ऑडिटर को वो अपॉइंट नहीं कर सकती। 5 साल के खत्म होने के बाद उसको वापस अपॉइंट कर सकती है। बात समझ पा रहे हो? एक टर्म का क्या मतलब है? एक टर्म का मतलब है 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर या 5 कॉन्टिन्यू ईयर्स, 5 लगातार सालों के लिए उसे अपॉइंट कर सकती है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे बच्चों को लगता है कि एक ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है,
उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो अपॉइंट नहीं हो सकता। बेटा याद रखना, ये नहीं बोला गया कि वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, उसको बोला जाता है कि वो एक टर्म के लिए अपॉइंट होएगा। तो मैम इसमें डिफरेंस क्या है, एक टर्म बोलो या 5 साल बोलो? बेटा डिफरेंस ये है, ध्यान से सुनना, एक टर्म मैक्सिमम 5 ईयर का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया 3 साल के लिए पहली बार में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस 2 साल के लिए और अपॉइंट कर सकते हो। आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया 3 साल के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो। आप अपॉइंट कर सकते हो एक टर्म के लिए, वो एक टर्म मैक्सिमम 5 कंटिन्यू ईयर्स का हो सकता है। अगर आपने ऑडिटर को 3 साल के लिए अपॉइंट किया है ना, तो बस एक टर्म खत्म हो गया, अब वो ऑडिटर 5 साल के लिए उस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो? रोटेशन क्या कहते हैं कि भाई सेम ऑडिटर बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए कंपनी में काम ना करे, वो ये चाहता है। तो उसने क्या बोला कि अगर कंपनी किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रही है एज ऑडिटर, तो इस केस में इंडिविजुअल मैक्सिमम एक टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है, और वो एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। बात समझ पा रहे हो? अगर कंपनी ने किसी इंडिविजुअल को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो वो इंडिविजुअल एक टर्म के लिए अपॉइंट हो सकती है, और वो एक टर्म मैक्सिमम 5 कंटिन्यू ईयर्स का हो सकता है। ये बात समझ पाए? तो अगर एग्जाम में आता है कि भैया कंपनी ने एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया पहली बार में 3 साल के लिए, तो क्या वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं, वो एक ही बार अपॉइंट हो सकता था, और एक ही बार में भी वो मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता था। एक टर्म का मतलब है एक बार अपॉइंट हो सकता था, ठीक है? और वो एक बार में मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकता है? 5 कंटिन्यू ईयर। अब आपने चाहे इसको एक बार में 2 साल के लिए अपॉइंट किया हो, 3 साल के लिए अपॉइंट किया हो, 5 साल के लिए अपॉइंट किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट 5 साल के लिए आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। हाँ, 5 साल के बाद वापस एक और टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो। बात समझ पाए? वहीं अगर कंपनी ने किसी फर्म को अपॉइंट किया है, तो वो उस फर्म को 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकती है। वही एक टर्म मैक्सिमम 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स की हो सकती है। बात समझ पा रहे हो? अगर फर्म को अपॉइंट किया है तो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो, और वही एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। बात समझ पाए? यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना कि भैया जो आप ये 2 टर्म्स की बात कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि आप सीए को डायरेक्टली 10 साल के लिए अपॉइंट कर दोगे। पहले आप उसको एक टर्म के लिए अपॉइंट करोगे, फिर 5 साल के बाद वापस सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट करोगे, ठीक है? तो 2 टर्म्स के लिए एक साथ अपॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर? तो मैम क्या यहाँ पे कूलिंग पीरियड, जो हम ये 5 साल बोलते हैं ना कि भाई एक बार अपॉइंट करने के बाद उसको 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, तो इस 5 साल को जिस पीरियड में हम उसको वापस अपॉइंट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं कूलिंग पीरियड, ठीक है जी? तो एक बात बताओ, जैसे ऊपर जहाँ हम इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे थे, वहाँ पे कूलिंग पीरियड 5 साल का था। अब फर्म है, फर्म को तो 2 टर्म्स दिए गए हैं, तो इसका कूलिंग पीरियड कितना होगा? बेटा इसका कूलिंग पीरियड भी 5 साल है। आपने अगर इसको 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर लिया, अब आप इसको 5 साल के लिए वापस अपॉइंट नहीं कर सकते। 5 साल के बाद आप उसको वापस अपॉइंट कर सकते हो। कूलिंग पीरियड इंडिविजुअल और फर्म दोनों के अंदर सेम है। बात समझ पा रहे हो? पक्का से? तो रोटेशन का क्या मतलब है भैया? रोटेशन का मतलब है कि एक सीए मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए एक कंपनी में एज ऑडिटर काम कर सकता है, ठीक है जी? बात समझ पा रहे हो? भैया ये प्रोविजन इतना स्ट्रिक्ट है कि ये प्रोविजन इवन ग्रुप कंपनीज पे भी लगेगा, ग्रुप फर्म्स पे भी लगेगा। इसका क्या मतलब है? ग्रुप फर्म का मतलब ये है, सपोज ए लिमिटेड थी, एक कंपनी थी, यहाँ पे काम कर लेते हैं। सपोज एक कंपनी थी ए लिमिटेड, ठीक है जी? उसने XYZ एन एसोसिएट एक सीए फर्म थी, उसको अपॉइंट किया अपना ऑडिटर, ठीक है जी? अब जो मिस्टर जेड थे ना, ये एक और फर्म थी ABC लिमिटेड, उसमें भी पार्टनर थे। एक और सीए फर्म थी, इसमें भी पार्टनर थे। तो भैया 5 साल के बाद ए लिमिटेड ने XYZ को अपॉइंट किया 5 साल के लिए, ठीक है जी? अब उसमें जो मिस्टर जेड थे वो ABC में भी पार्टनर थे, ठीक है जी? अब
XYZ को आपने इसने 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर लिया, 10 साल हो गए, बात खत्म। अब इसके बाद ये कंपनी ए लिमिटेड इवन ABC को भी अपॉइंट नहीं कर सकती इन दोनों में, क्योंकि वो कॉमन पार्टनर है। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये है अगर कोई फर्म डिस्क्वालिफाइड हो गई, उसने अपना टेन्योर पूरा कर लिया, उसके बाद अगर उस फर्म के पार्टनर किसी और फर्म के अंदर भी हैं, तो भैया अब वो फर्म भी अपॉइंट नहीं हो सकती उस सेम कंपनी के अंदर 5 साल के लिए। ठीक है जी, ये प्रोविजन इतना स्ट्रिक्ट है। ये बस चाहता है कि कहीं भी फेमिलियरिटी थ्रेड, देखो पूरे के पूरे ऑडिट ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बेस के ऊपर लिखा गया है, दैट इज इंडिपेंडेंस, कि ऑडिटर जब भी काम करे ना तो वो इंडिपेंडेंट होके काम करे। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो किसी भी प्रेशर में आके अपना काम ना करे, जो वो ओपिनियन प्रोवाइड करे वो एकदम इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे, विदाउट बायसनेस। बात समझ पा रहे हो? तो इन्हीं इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए, सारे के सारे थ्रेड्स को अवॉइड करने के लिए जितने भी प्रोविजन बने हैं कंपनीज एक्ट के, वो इसी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए बने हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ भी रोटेशन का प्रोविजन बनाते हुए भी कंपनीज एक्ट बस ये चाहता है कि किसी भी तरीके से ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ पे वो ओपिनियन देते हुए किसी भी प्रेशर में काम करे। बहुत फ्रेंडली हो गए, राइट? तो दिस इज अ वन काइंड ऑफ द प्रेशर कि जहाँ पे ऑडिटर को लगेगा चल छोड़ यार, फ्रेंड है, क्या गलती निकालूंगा, है ना? तो इससे लिए प्रोविजन आया है, और ये इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर किसी सीए फर्म के अंदर 4 पार्टनर थे और वो सीए फर्म ने अपना टेन्योर वापस खत्म कर लिया है, तो उस 5 के अंदर अगर वो जो 4 पार्टनर थे वो किसी और फर्म में भी पार्टनर हुए, कोई एक पार्टनर भी हुआ, तो वो फर्म भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ पाए? चलो, अब मैंने आपको बोला था सर कि ये प्रोविजन हर कंपनी पे नहीं लगता, ये प्रोविजन सिर्फ स्पेसिफिक कंपनीज के केस में लगता है। ठीक है जी, एक तो ये प्रोविजन लगता है लिस्टेड कंपनीज के केस में, उसके अलावा लगता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी के ऊपर लगेगा अगर पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर किसी पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो फिर इस केस में उस कंपनी के ऊपर क्या लग जाएगा? रोटेशन। ठीक है जी, या कोई भी प्राइवेट कंपनी, अगर किसी प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी का कैपिटल पब्लिक कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी का कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उसके अलावा एनी अदर कंपनी, मतलब चाहे पब्लिक है या प्राइवेट है, अगर उसने पैसे बोरो कर रखे हैं 50 करोड़ या उससे ज्यादा। सपोज कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी पेड अप कैपिटल है 5 करोड़, ठीक है जी, लेकिन अगर उसने पैसे बोरो कर रखे हैं या पब्लिक डिपॉजिट ले रखे हैं 50 करोड़ या उससे ज्यादा। बेटा सपोज कोई पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल है 5 करोड़, ठीक है जी, मतलब उसके कैपिटल वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं किया, लेकिन अगर उसने बोरिंग ले रखी है 50 करोड़ या उससे ज्यादा की, या उसने पब्लिक डिपॉजिट ले रखे हैं 50 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो भैया उसके ऊपर रोटेशन लग जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसी तरीके से कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर उसका शेयर कैपिटल सिर्फ 50 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन उसने अगर बोरिंग्स ले रखे हैं बैंक वगैरह से, वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा होगा, तो उसके ऊपर रोटेशन लग जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए बोला एनी कंपनी, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, अगर किसी भी कंपनी ने बोरिंग्स ले रखे हैं या पब्लिक डिपॉजिट लेके रखे हैं 50 करोड़ या उससे ज्यादा के, तो उसके ऊपर रोटेशन लग जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि भाई इस कंपनी के ऊपर रोटेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके अलावा ये सेक्शन नहीं अप्लाई होता 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी के ऊपर। ठीक है जी, तो अगर कोई 1% कंपनी है, अगर उसका कैपिटल तुम्हारा 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो भी गया, तब भी उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा, राइट? अप्लाई नहीं होता 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी के ऊपर। पहली चीज, अप्लाई किस पे होता है? हर लिस्टेड कंपनी पे होएगा। पब्लिक कंपनी पे होगा अगर उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या मैं बोलूं या फिर उसने पब्लिक बोरोइंग्स एंड पब्लिक डिपॉजिट जो ले रखे हैं वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, राइट जी?
उसके अलावा लगेगा प्राइवेट कंपनी के ऊपर अगर उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग्स ले रखे हैं 50 करोड़ या उससे ज्यादा। बात समझ पा रहे हो? आपने अगर ध्यान दिया हो तो प्राइवेट कंपनी के केस में मैंने पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोला, रीजन ये है प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट ले नहीं सकती, राइट? तो लिमिट क्या है? 10, 50, 50। पेड अप कैपिटल देखना है आपको, और क्या देखना है आपको? बोरिंग्स देखनी है, टर्नओवर वगैरह नहीं देखनी, सिर्फ कितना पैसा खुद के लगाए हैं, कितने बैंक से लेके लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी है ये चेक करोगे, कि रोटेशन लगेगा कि नहीं लगेगा ये चेक करने के लिए। बात समझ पा रहे हो पक्का से? तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्या बात करता है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 बात करता है रोटेशन के बारे में, कि एक कंपनी के अंदर ऑडिटर कितने टाइम के लिए काम कर सकता है। अगर कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया है एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो वो ऑडिटर काम कर सकता है मैक्सिमम 1 टर्म के लिए, और ये 1 टर्म हो सकता है मैक्सिमम 5 कॉन्टिन्यू ईयर्स के लिए। ठीक है जी, ये 1 टर्म कितने टाइम का हो सकता है? 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यू ईयर्स। ठीक है, जैसे ही उसका 1 टर्म खत्म होगा, अब वो 5 साल के लिए सेम कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। वैसे अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकती है, एक एक करके अपॉइंट करोगे, एक साथ दोनों टर्म्स के लिए अपॉइंट नहीं कर दोगे, और वही 1 टर्म मैक्सिमम 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का होगा। तो टोटल मिला के देखें तो 10 साल के लिए अपॉइंट हो सकती है, लेकिन हाँ 10 साल के लिए एक साथ अपॉइंट नहीं हो सकती। उसके बाद 5 साल का कूलिंग देंगे, उसके बाद आप वापस अपॉइंट कर सकते हो 2 टर्म्स के लिए। क्लियर जी? बात समझ पा रहे हो? राइट। अभी तक हम पढ़ के आए फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट केस में, फिर हमने पढ़ा कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, फिर हमने पढ़ा रोटेशन के बारे में कि भाई किन कंपनीज पर रोटेशन लगेगा और रोटेशन का क्या प्रोविजन है। उसके बाद सेक्शन 139 ने लास्ट बात बोली है क्या? सेक्शन 139 ने बोला है कि किस किस केस में ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। एकदम कॉन्ट्राडिक्ट बात। रोटेशन में हम पढ़ के आए कि हम सेम ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते, उसके बाद हम सेम सेक्शन में पढ़ रहे हैं कि कहां कहां उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। बेटा देख, अभी भी हमने क्या पढ़ा कि रोटेशन हर कंपनी पे नहीं लगता। तो जिन कंपनीज पे रोटेशन नहीं लगता तो वहां पे तो सेम ऑडिटर कितने भी टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट हो सकता है, लेकिन याद रखना हर ऑडिटर एक बार में तो 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, उसके बाद उसको रीअपॉइंट कर दो 6th AGM के अंदर, राइट। तो किस किस केस में ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है? पहली चीज, एक बार मुझे टेन्योर फिर से याद करवाना। सेक्शन 139 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसके अंदर जो जितने भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उनका अपॉइंटमेंट कितने टर्म के लिए किया जाता है? जिस टर्म में उनका अपॉइंटमेंट होता है उससे 6th AGM तक, मतलब 5 साल। AGM to AGM काउंट करते हैं, इसलिए 6th AGM बोला दिया गया। ठीक है जी। तो अब बात हो रही है कि जिन कंपनी पे रोटेशन नहीं लगता वहां पे तो सेम ऑडिटर वापस अपॉइंट हो सकता है। तो किस किस केस में ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है? सबसे पहला है नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर द रीअपॉइंटमेंट, सेक्शन 141। ये सेक्शन का रेफरेंस इतनी बार इस सेक्शन के अंदर आ चुका है कि भाई जब ये तुम पढ़ोगे ना सेक्शन 131 तो 141 आई एम सॉरी, उसके बाद ये सेक्शन का थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। सेम बात बोलूंगी। सेक्शन 141 किस चीज के बारे में बात करता है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, राइट। तो भैया जब पहले अपॉइंट किया था तो क्वालिफाइड थी, बाद में डिस्क्वालिफाइड हो गए एज पर 141, तो भैया अब उसको आप वापस रीअपॉइंट नहीं कर सकते। उसके अलावा नॉट गिविंग नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस ऑफ रीअपॉइंटमेंट, हो सकता है ऑडिटर ने खुद बोल दिया कि भाई मैंने अपने 5 साल यहाँ पे खत्म कर लिया, मुझे वापस यहाँ पे काम नहीं करना। अगर ऑडिटर ने ऐसा कोई नोटिस दे दिया तो रीअपॉइंट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा नोटिस नहीं दिया तो उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। ये तो था ऑडिटर के पार्ट में। अब आता है कई बार क्या होता है शेयर होल्डर बोल देते हैं कि भाई ठीक है ये ऑडिटर अच्छा था, इसने अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन हमें इसे वापस रीअपॉइंट नहीं करना। कई बार शेयर होल्डर SR पास कर देते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, कि भाई हम इससे ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे, या फिर वो क्या करते हैं वो किसी और को अपॉइंट कर देते हैं,
या तो वो ये बोल देते कि इसको हमें अपॉइंट नहीं करना, या फिर वो क्या करते हैं किसी और का नाम सजेस्ट कर देते हैं। तो इस केस में सेम ऑडिटर फिर अब रीअपॉइंट नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? या फिर कोई एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है एजीएम के अंदर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑडिटर, या फिर फॉर नॉट टू अपॉइंट दैट ऑडिटर। अगर मेंबर्स ने बोल दिया कि भाई या तो हम इस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहते, या उन्होंने बोल दिया कि हमें किसी और को अपॉइंट करना है, इन दोनों ही केस में अब ये ऑडिटर ऑफिस रीअपॉइंट नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो पक्का से? चलो जी, ये था प्रोविजन जो बात करते हैं कि किस किस केस में। देखो, जिस कंपनी के ऊपर रोटेशन लग रहा है वहां तो बात ही खत्म, वहां तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन कंपनी पर रोटेशन नहीं लग रहा, उन कंपनीज में किस किस केस में सेम ऑडिटर फिर से रीअपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। सेम बात है, ये 4 केसेस हैं जो डिसाइड करेंगे कि वापस इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर? बात समझ पाओ पक्का से? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमने जब टेन्योर की बात करी थी तो मैंने बोला था कि यार जिस एजीएम में अंदर उनका अपॉइंटमेंट होगा उससे वो 6th एजीएम तक ऑफिस हेल्ड करके रखेंगे। लेकिन अगर एजीएम हो ही ना, या एजीएम हो उसके अंदर कोई और सी अपॉइंट हो ही ना, ये काम रह जाए तो क्या होगा बेटा? अगर कोई और सी नहीं अपॉइंट हुआ या एजीएम हुई ही नहीं, तो जो कॉन्टिन्यू जो पुराना सीए था ना वो ही काम करता रहेगा। ठीक है? अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि यार एजीएम तो हुई नहीं, या फिर ये क्वेश्चन आया कि एजीएम हुई है लेकिन कोई एसआर पास नहीं हुआ, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ नए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, ना ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें इस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना, तो क्या होगा? जो पुराना ऑडिटर है वही काम करता रहेगा। अच्छा, तो मैम कोई पेनल्टीज लगेगी बेटा? जर्नल मीटिंग नहीं करी उसकी पेनल्टी तो लगेगी ना। ठीक है, चलो। If there was any AGM, no auditor is appointed, same auditor shall continue to be the auditor of the company. बात समझ पाए पक्का से? यहाँ खत्म होता है हमारा सेक्शन 139। काफी कुछ बोला इस सेक्शन ने। इसने बात करी भैया फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में, इसने बात करी सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में, इसने बात करी कैजुअल वैकेंसी के बारे में, इसने बात करी कि किस किस केस में ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है, और उसके अलावा इसने बात करी रोटेशन के बारे में कि कहाँ पे और रोटेशन का प्रोविजन लगेगा और रोटेशन क्या बोलता है। बात समझ पाए पक्का से? अभी हमें क्या करना है? हमें करनी है इसकी रीडिंग। लेकिन इसकी रीडिंग करने से भी पहले हमें काम करना है बेटा। मैं ना जैसे ही सेक्शन 139 खत्म करती हूँ उसके साथ मुझे एक और सेक्शन पढ़ाना बहुत पसंद है। मुझे पसंद है सेक्शन 142 को पढ़ाना, क्योंकि बहुत मज़ेदार सेक्शन है वो। सेक्शन 142 बात करता है रेम्यूनरेशन के बारे में, और मुझे लगता है कि भैया सेक्शन 139 के बाद पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। क्लियर? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 142। ये भी मैं ना चार्ट से ही आपको पढ़ा रही हूँ, जल्दी से आप भी आ जाओ चार्ट्स के ऊपर। सेक्शन 142 बात करता है रेम्यूनरेशन के बारे में। पता है रेम्यूनरेशन का क्या सीन है? ये रूल याद रखो, जिसने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया वही रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। सिंपल रूल है, जिसने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया वही रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। कैसे? सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स एजीएम के अंदर। सेम चीज, तो रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? जर्नली जितने भी ऑडिटर है उन सबकी फीस डिसाइड की जाती है एजीएम के अंदर, या तो जर्नल मीटिंग के अंदर, मतलब मेंबर्स डिसाइड करते हैं फीस, या तो वो फीस डिसाइड करते हैं, या वो मैनर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से फीस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। बात समझ पाए? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, मेंबर ही फीस डिसाइड करते हैं, या तो वो फीस डिसाइड कर देते हैं या फिर वो बता देते हैं कि इस तरीके से ऑडिटर का फीस कैलकुलेट होएगा। ठीक है? या तो फीस या मैनर जर्नल मीटिंग में डाल दिया जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा आपको याद है जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट करने का पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते तो मेंबर्स करते हैं। मैं बात कर रही हूँ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में।
ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो मेंबर्स करते हैं। तो रेम्यूनरेशन के लिए भी क्या लिखा गया है कि भैया अगर फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ने किया है तो इस केस में उनका रेम्यूनरेशन बोर्ड डिसाइड कर सकता है। ये नहीं बोला गया कि फर्स्ट ऑडिटर की फीस कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं। ये बोला गया अगर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया तो इस केस के अंदर वो फीस डिसाइड कर सकता है। बात समझ में आई? लेकिन अगर मेंबर्स ने अपॉइंट किया फिर तो मेंबर्स ही करेंगे, और इवन बोर्ड ने भी डिसाइड किया तब भी मेंबर्स कर सकते हैं, लेकिन पहला राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहेगा अगर उन्होंने फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया है। क्लियर जी? बात समझ पा रहे हो? ये था कि डिसाइड कौन करेगा। कौन करेगा? जर्नली मेंबर्स करते हैं जनरल मीटिंग के अंदर। बस फर्स्ट ऑडिटर के केस में बिकॉज अपॉइंट करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, तो अगर उन्होंने अपॉइंट किया है तो वो चाहे तो फीस डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? अगर उन्होंने अपॉइंट किया है, अगर उन्होंने अपॉइंट नहीं किया तो वो फीस डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। दूसरा प्रोविजन कवर होता है 142 के अंदर कि भाई इस फीस के अंदर क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं। फीस के अंदर इंक्लूड होएगा एक तो ऑफ कोर्स जो फीस है वो, उसके अलावा अगर सीए ने अपना काम करते हुए कोई एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया और उसको वो रिम्बर्स मिल गया, जैसे ऑडिट करने के लिए आना जाना पड़ा क्लाइंट प्लेस पे, ठीक है जी। अब क्लाइंट ने आपके ट्रैवलिंग के एक्सपेंडिचर आपको रिम्बर्स कर दिए, तो ये भी आपकी फीस का पार्ट रहेंगे। ठीक है जी, बात समझ पाए? और क्या चीज फीस का पार्ट नहीं रहेगी? कोई भी पैसे जो क्लाइंट ने आपको दिए हैं ऑडिट के अलावा किसी और चीज के लिए। सपोज आपने जीएसटी रिटर्न भर दी उनकी, आप उनके ऑडिटर थे, आपने उनकी जीएसटी रिटर्न भी भर दी, तो जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अगर कोई पैसे दिए हैं तो वो आपकी फीस में काउंट नहीं होंगे। ऑफ कोर्स ऑडिट फीस में क्यों काउंट करोगे जीएसटी के पैसे? क्लियर? तो सेक्शन 142 ने क्या बोला है? सेक्शन 142 ने क्या क्या बोला? उसने बेसिकली 3 बातें बोली कि फीस कौन डिसाइड करेगा, रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, फिर उसने बोला कि रेम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड होता है, और उसके अलावा उसने बोला है कि रेम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता। राइट? तो ये है आपका सेक्शन 142 खत्म, छोटा सा सेक्शन है। चलो एक काम करें, अब जल्दी से जाके सेक्शन 139 का रीडिंग लगा लेते हैं पूरे के पूरे सेक्शन का। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेक्शन 6 की कि इन केस ऑफ ए अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब इन अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, द स्टेप for the appointment for the first auditor in case of a company other than a government company are the following. कौन अपॉइंट करेगा? by the board of director within 30 days of the incorporation of company. कंपनी के बनने के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या ऐसा हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमडी को बोल दे कि यार हम तुझे पावर दे रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे तू अपॉइंट कर दे? नहीं, बिकॉज आपको लग सकते हैं ना कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है, वो चाहे किसी भी दे दे। नहीं, लॉ ने बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, लॉ में नहीं लिखा हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर को असाइन कर सकते हैं। तो भैया ये ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और को भी अपॉइंट कर दे। क्लियर? फेल इन अबाउ देन बाय द मेंबर्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन द 90 डेज। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाते तो मेंबर्स करेंगे। क्लियर? और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा? बाय द सीएजी 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। फेल टू अबाउ, अगर सीएजी नहीं कर पाता देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे 30 दिन के अंदर, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते तो ईजीएम के अंदर 60 डेज के अंदर मेंबर्स करेंगे। क्लियर? बात समझ पा रहे हो? उसके बाद है द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। क्लियर? आगे एक नोट डाला हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी का क्या मतलब है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ ही साथ अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो कंपनी भी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। इट्स इंक्लूड अ कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर जी? बात समझ पा रहे हो?
आगे है सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी. अपॉइंटमेंट बाय every company shall appoint individually or a firm as an auditor of a company at its first AGM. Auditor shall hold the office till the conclusion of the first AGM, till the conclusion of the sixth AGM, and therein till the conclusion of every sixth AGM. ठीक है जी. And thereafter till the conclusion of every sixth AGM. इसका क्या मतलब है? देख, कंपनी ने पहला ऑडिटर अपॉइंट किया, कंपनी ने पहला ऑडिटर अपॉइंट किया, फर्स्ट ऑडिटर. कंपनी बनेगी उसके 30 दिन के अंदर, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कर दिया, ठीक है जी. वो कब तक ऑफिस हेल्ड कर रखेगा? टिल द फर्स्ट एजीएम. ठीक है जी. फर्स्ट ऑडिटर के अंदर, फर्स्ट एजीएम के अंदर फर्स्ट ऑडिटर चला जाएगा, उसकी जगह जो ऑडिटर आएगा उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर. अब ये कब तक ऑफिस हेल्ड करके रखेगा? टिल द सिक्स्थ एजीएम. अब देर आफ्टर जो अपॉइंट होएगा वो भी कब तक हेल्ड करके रखेगा? टिल द एवरी सिक्स्थ एजीएम. बात समझ पा रहे हो? राइट. उसके बाद ड्यूटीज ऑफ कंपनी क्या है? द कंपनी शैल ऑब्टेन द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर and the prescribed certificate from the auditor before appointment the auditor. ठीक है जी. The company shall inform the auditor about his appointment and file the notice with the registrar within the 15 days of the meeting in which the auditor was appointed in the form ADT 1. ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ रीडिंग लगा रहे हैं. ADT 1 कंटेन फॉलोइंग डिटेल्स. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है भैया ADT 1 के अंदर? ADT 1 के अंदर जाता है ऑडिटर का पैन, उसके अलावा ऑडिटर का नाम, अगर फर्म है तो फर्म का नाम, उसके बाद ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर, अगर फर्म है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाएगा, एड्रेस जाएगा जहां ऑडिटर है, जहां का ऑडिटर है विद द पिन कोड. ठीक है जी. और उसकी ईमेल आईडी. ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि भैया ऑडिटर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ADT 1 के अंदर जाती है. देख, बाकी क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए बोला कि ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर. देख, कंपनी क्या लेती है अपॉइंटमेंट से पहले? रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट किस किस चीज़ के बारे में लेगा? द ऑडिटर इज एलिजिबल for appointment and not disqualified for the appointment under the Companies Act, the Chartered Accountancy Act and the related rules and regulation. ठीक है जी. The proposed appointment is as per the term provided under the Act. Proposed appointment is within the limit laid down by under the authority of the Act. चाहो तो लिख लो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का क्लोज जी. 2 क्लास के बाद पढ़ेंगे. The list of the proceeding pending against the auditor, audit firm or any other partner of the audit firm pending with respect to the professional matter of the conduct as disclosed into the certificate is a true and correct. मतलब पर्सनल कैपेसिटी में कोई केस है, उन लोगों का कोई केस चल रहा है किस चीज़ के रिगार्डिंग? डिवोर्स केस किसी पार्टनर का, क्या उसके बारे में भी बताना? नहीं. अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में मतलब किसी और क्लाइंट ने कोई केस कर रखा है तो वो बताना है. ठीक है जी. इफेक्ट ऑफ नॉट अपॉइंटमेंट एट द AGM. आज ही पढ़ा है कि अगर किसी AGM के अंदर कोई CA नहीं अपॉइंट हुआ तो क्या करोगे? जो करंट ऑडिटर है वही कंटिन्यू कर देगा. If at any AGM the auditor is not appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company. Clear? अब आ जाते हैं, अभी हम पढ़ के आ रहे थे सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. अब हम पढ़ रहे हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. अपॉइंट कौन करेगा भैया? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कब तक करेगा? विद इन द 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. कब तक ऑफिस हेल्ड करके रखेगा जो ये CA ऑडिटर अपॉइंट होएगा? टू होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द AGM. क्लियर? ये गलती से रोटेशन वाला प्रोविजन यहाँ आ गया है, यहाँ पढ़ते हैं. उसके बाद आ जाता है रोटेशन के बारे में. सेक्शन 139 सबसेक्शन 2. नो लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी. कौन है भैया? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड other companies shall appoint and the reappoint and the individual as auditor for the more than one term of 5 consecutive year. Right?
calling an individual who has been completed his term shall not be eligible for the reappointment as auditor in the same company for the 5 years from the completion of the year. इन 5 साल को हम क्या बोलते हैं? कूलिंग पीरियड. ठीक है जी. दूसरा है, यहाँ था जहाँ कंपनी ने किसी इंडिविजुअल को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है. दूसरा केस है इन केस ऑफ अ ऑडिट फर्म एज ए ऑडिटर. यहाँ पे क्या है? 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर. नॉन लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी शैल अपॉइंट एंड रीअपॉइंट अ ऑडिटर एंड इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर द इंडिविजुअल को कर दीजिए फर्म as an auditor for more than 2 terms of 5 consecutive year. Cooling of the period, an audit firm shall completing his term shall not be eligible for the reappointment as auditor in the same company for the 5 years from the completion of his term. It is also provided that as to the date of the appointment, no audit firm having a common partner, जैसे मैंने अभी बोला था कि भैया ग्रुप फर्म भी अपॉइंट नहीं हो सकती. ग्रुप फर्म मतलब अगर सेम पार्टनर किसी और फर्म में भी पार्टनर है. ABC फर्म थी, उसके 5 साल पूरे हो गए, उसमें से जो मिस्टर C थे वो किसी और फर्म में भी पार्टनर है, तो वो फर्म भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी अपॉइंटमेंट के लिए. ठीक है. एंड द पार्टनर टू द अदर ऑडिट फर्म whose tenure has been expired in the companies immediately preceding the financial year shall be appointed as the auditor of the same company for the period of the 5 years. Clear जी. अब आ जाते हैं कैजुअल वैकेंसी के ऊपर. कैजुअल वैकेंसी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट. इट स्टैंड फॉर द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द ऑडिटर सीजिंग का मतलब है छोड़ दे. सीजिंग टू एक्ट आफ्टर हिज वैलिडिटी अपॉइंटमेंट, उसके वैलिड अपॉइंटमेंट के बाद एंड द अपॉइंटमेंट वाज एक्सेप्टेड. This was arise due to a variety of the reason like resignation, disqualification, dissolution of the CA firm, etc. बात समझ पाए. यहाँ पे मैं आपका ध्यान लेके आना चाहूँगी एक चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है. डेट इज सीज टू एक्ट आफ्टर ही वॉज वैलिड अपॉइंटमेंट. विद वैलिड अपॉइंटमेंट इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए था 139 के अकॉर्डिंग. ठीक है जी. मेंबर्स के पास राइट है ऑडिटर को अपॉइंट करने का. सपोज उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ वो मेंबर्स के बजाय कौन कर दे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर. तो क्या वो वैलिड अपॉइंटमेंट है? नहीं. अब एक बात बताओ, वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं था, उसके बाद सीए काम कर रहा है फिर भी, और उसने बीच में ऑफिस वेकेट कर दिया, ऑफिस छोड़ दिया, तो क्या ये कैजुअल वैकेंसी है? नहीं, क्योंकि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो एज पर 139 हुआ ही नहीं, एज पर द एक्ट हुआ ही नहीं था, तो उसको तो अपॉइंटमेंट मानेंगे ही नहीं. कैजुअल वैकेंसी आता है कि तुम्हारा वैलिड अपॉइंटमेंट हो गया और उसके बाद तुमने ऑफिस छोड़ा है. अगर तुम्हारा अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है उसके बाद कैजुअल वैकेंसी अराइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ तो कैजुअल वैकेंसी कैसे होगी? ठीक है जी. आफ्टर ही वॉज वैलिड अपॉइंटमेंट, द अपॉइंटमेंट वॉज एक्सेप्टेड. इट due to the variety of the reason like the resignation, disqualification, dissolution of the CA firm, etc. Filing of casual vacancy of the non-government company, board of director appoint करते हैं. Shall fill the casual vacancy within the 30 days. If vacancy is caused by the resignation, the appointment should also be approved by the companies at a journal meeting converted within the 3 months of the board of director recommendations. ठीक है जी. फ्रॉम द कंपनी इन विच द ऑडिट कमेटी. एक बात, ये वाला प्रोविज़न मैं एक बार के लिए छोड़ रही हूँ, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये वाला पॉइंट मैं एक बार के लिए छोड़ रही हूँ. ठीक है जी. ये पढ़ना आगे. ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम. जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद जो एजीएम होगी वहाँ पे अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे. इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी वैकेंसी कौन फिल करेगा? कैजुअल वैकेंसी. सीएजी शेल फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन द 30 डेज. इफ सीएजी नहीं कर पाता 30 डेज के अंदर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे नेक्स्ट 30 दिन के अंदर. और अगर उसके बाद जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट होगा वो कब तक ऑफिस हेल्ड करके रखेगा? टिल द एजीएम. राइट. लास्ट प्रोविजन दैट इज द रीअपॉइंटमेंट, कि किस किस केस में सेम ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है. Subject to the provision of subsection 1, the rules thereunder, a retired auditor may be reappointed at the AGM if he is not disqualified for the reappointment. He has not giving the company the notice of writing his unwillingness to be a reappointment. या खुद ही बोलते कि भाई मुझे नहीं यहाँ पे काम करना.
A special resolution has not been passed at the meeting some another auditor for the appointment of the some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointment. ठीक है जी, या तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए या खुद बोल दे कि मुझे काम नहीं करना, या मेंबर्स बोल दे कि हम इससे काम नहीं करवाना. क्लियर. ये था हमारा सेक्शन 139. इसके बाद हमने रीड किया था सेक्शन 142. एक काम करते हैं, उसके रीडिंग लगाएंगे कल या परसों की क्लास में, राइट. तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप कर रही हूँ. आज हमने ख़त्म किया सेक्शन 139 एंड 142. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेक्शन 140, राइट. प्लीज़ रीड करके आना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर, पेपर के अंदर, मतलब भाई जो तुम पढ़ोगे ना ये 3-4 क्लासेस के अंदर, इसके अंदर सब अप्रोक्स 8 नंबर तक का आ जाता है. तो 50 में से 8 नंबर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ध्यान से साथ में रिवाइज करते जाना, पाइल अप मत करना, अगेन से मत बोलूँगी, राइट. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार. मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड. मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स के किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं. हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन. हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए. मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं. This is Komal Mishra of class 11. I am Nishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया. Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो. Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा answer over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ. आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें. थैंक यू बच्चों.